हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के स्टेबिलिटी के बारे में। हम लोगों ने इसके पहले कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का कंडीशन क्या है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला के द्वारा, रोटेशन बैरियर क्या है और डायहेड्रल एंगल क्या है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं स्टेबिलिटी। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने के लिए जो फैक्टर्स हैं, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है ये टॉर्सियोनल स्ट्रेन। टॉर्सियोनल स्ट्रेन या इसको हम लोग रोटेशनल स्ट्रेन भी कहते हैं, रोटेशनल स्ट्रेन। तो ये होता क्या है, टॉर्सियोनल स्ट्रेन या रोटेशन स्ट्रेन होगा क्या, जैसे है क्या, जैसे ये हम लोग एक मॉलिक्यूल को लेते हैं, ये मॉलिक्यूल जो होगा इसमें यहाँ पर ये एक कार्बन एटम है, ये दूसरा कार्बन एटम है। अब इस कार्बन के साथ ये 3 बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका बॉन्ड पेयर और इधर वाला जो बॉन्ड पेयर है, ये यहाँ भले देखने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस पता चल रहा है, लेकिन एक्चुअल मॉलिक्यूल में ये काफ़ी क्लोज होता है। तो ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। तो इस बॉन्ड पेयर जो कि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा। ये दोनों जब क्लोज होंगे तो ये रिपल्सन होगा। तो एक कार्बन के तीनों बॉन्ड पेयर का उसके नेबरिंग कार्बन के तीनों बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्सन होता है, इस रिपल्सन से जो स्ट्रेन डेवलप होता है, उस स्ट्रेन को हम लोग टॉर्सियोनल स्ट्रेन कहते हैं। तो ये जो स्ट्रेन है, ये रोटेशन से हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। अब जैसे ऐसे कर दिए तो यहाँ पर क्या हो गया कि डिस्टेंस बढ़ गया, तो ये आमना सामने अब नहीं रहा, तो आमना सामने जब नहीं रहेगा तो डिस्टेंस बढ़ा, तो रिपल्सन घट जाएगा। तो टॉर्सियोनल स्ट्रेन कैन बी चेंज्ड, कैन बी मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज्ड बाय रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड। रोटेशन करके इसको हम लोग बदल सकते हैं। तो टॉर्सियोनल स्ट्रेन हुआ क्या, सिंपली हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये जो हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन अगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये फ्रंट कार्बन है, उसके साथ ये 3 बॉन्ड है, और जो रियर कार्बन का ये जो है इस तरह से उसके पीछे जो है, तो इसमें क्या होगा, इस बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, फिर ये जो बॉन्ड है, फिर ये जो बॉन्ड है, फिर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड आमना सामने, ये जो अगर होगा, इसमें अगर आमना सामने पड़ता है, इससे अगर स्ट्रेन होगा, तो इस स्ट्रेन से क्या यहाँ पर ये जो बॉन्ड पेयर के रिपल्सन की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होता है, उसी को टॉर्सियोनल स्ट्रेन कहते हैं। तो टॉर्सियोनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेवलप्ड ड्यू टू रिपल्सन between bond pairs of one carbon atom and bond pairs of neighboring कार्बन एटम। ये टॉर्सियोनल स्ट्रेन, ये जब डायहेड्रल एंगल, ये जो दोनों के बीच का एंगल होता है, इस एंगल को तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, डायहेड्रल एंगल। तो ये डायहेड्रल एंगल
जब 0 होता है तब टॉर्सिनल स्ट्रेन मैक्सिमम होता है। तो ये जो आमना सामने आ जाएगा बॉन्ड पेयर, तो इसमें टॉर्सिनल स्ट्रेन यहाँ ज़्यादा होगा। जैसे अगर हम लोग ये फॉर्म लेते हैं इस तरह से, ऐसे अगर लेंगे और यहाँ पर ये बिल्कुल आमना सामनी है, जस्ट उसके पीछे है, तो यहाँ पर टॉर्सिनल स्ट्रेन जो होगा ये मैक्सिमम होगा। लेकिन यहीं पर ये अगर इस तरह से आ जाता है, यहाँ पर देखिए ये एकदम बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, यहाँ पर इन दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाने से यहाँ पर रिपल्सन कम हो जाएगा, तो यहाँ टॉर्सिनल स्ट्रेन जो होगा वो मिनिमम होगा। तो टॉर्सिनल स्ट्रेन मिनिमम, और स्ट्रेन तनाव है, ये कभी भी किसी मॉलिक्यूल में स्ट्रेन अगर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेन ज़्यादा होने से स्टेबिलिटी इसका घट जाएगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, हम लोग ये लिखेंगे, ये जो स्टेबिलिटी होता है, ये स्टेबिलिटी यहाँ पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्सिनल स्ट्रेन का। टॉर्सिनल स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। ये पहला हो गया। दूसरा फैक्टर हम लोग लेते हैं ये वान डर वाल स्ट्रेन, वान डर वाल स्ट्रेन, या इसको हम लोग कहते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन ये क्या होता है, यहाँ पर ये जो होगा ये डेवलप क्यों होता है, ये डेवलप्ड ड्यू टू क्लोजनेस of two bulky groups, ये क्लोजनेस ऑफ बल्की ग्रुप्स, मतलब अगर ये जो ग्रुप होते हैं इस तरह से जो हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर जो बल्की ग्रुप्स होंगे, अगर हम लोग इस तरह से लें, ये जो यहाँ पर है, इस जगह बड़ा एटम, यहाँ अगर बड़ा एटम या ग्रुप आ जाएगा, ये डिस्टेंस तो कम ही होता है, तो ये कम होगा, और ये दोनों बड़े ग्रुप जब क्लोज हो जाएंगे तो यहाँ पर ये जगह कम पड़ेगा इसको एकोमोडेट करने के लिए। तो वान डर वाल स्ट्रेन डेवलप तभी होता है जब ग्रुप को एकोमोडेट, ग्रुप का एक्चुअली जितना जगह लेना चाहिए और अवेलेबल स्पेस उससे कम अगर है, तो वहाँ एक स्ट्रेन होगा। इसमें बल्कि ग्रुप एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। जैसे यहाँ अगर हम लोग ऐसे लेते हैं, यहाँ पर इस जगह मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ मिथाइल ग्रुप है, और इस जगह ठीक इसके पीछे भी एक मिथाइल ग्रुप है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में ये थोड़ा कम माना जाता है, ये हाइड्रोजन बहुत छोटा है, तो वहाँ वान डर वाल स्ट्रेन उतना होगा नहीं। ये मिथाइल और मिथाइल क्लोज हो गया, तो इन दोनों के बीच यह वान डर वाल स्ट्रेन डेवलप होगा। तो वान डर वाल स्ट्रेन बल्कि ग्रुप के क्लोजनेस की वजह से अपीयर होता है। इसी जगह अगर हम लोग यहाँ पर अगर लेते हैं, ये मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल और इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल इस जगह जो होगा, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा, तो इस जगह यहाँ पर वान डर वाल स्ट्रेन जो होगा इस जगह कम होगा। यहाँ पर वान डर वाल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा, यहाँ पर तो कम होगा। और अगर हम लोग ऐसे लेते हैं कि यहाँ पर इस तरह से
ये मिथाइल, इधर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, फिर इधर मिथाइल, फिर ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो ये मिथाइल बल्कि ग्रुप जस्ट ऑपोजिट है। तो यहाँ पर ऐसे अगर जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वान डेर वाल स्ट्रेन ये डिक्रीज करता चला जाएगा। यानी कि जो बल्कि ग्रुप्स है वो एक दूसरे के जितना क्लोज होगा वान डेर वाल स्ट्रेन उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये स्ट्रेन इस तरह से हम लोग लेते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे एक कैलकुलेशन के आधार पर इसको याद रखना चाहिए कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर इक्लिप्सिंग होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग जो होगा वो हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म में। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब क्लोज होगा तो यहाँ जो स्ट्रेन होगा वो लगभग 4 किलो जूल का होता है। मिथाइल मिथाइल अगर होगा तो अगर ये एक दूसरे के क्लोज है, डायहेड्रल एंगल 0 है, तो यहाँ लगभग 11 किलो जूल का स्ट्रेन होता है। मिथाइल मिथाइल अगर ये 60 पर है तो यहाँ जो स्ट्रेन उत्पन्न होता है वो लगभग इसमें 3.6 का होता है। मिथाइल मिथाइल में यहाँ 3.6, और अगर मिथाइल और हाइड्रोजन क्लोज हो तो वहाँ पर लगभग 6 का होता है वहाँ पर स्ट्रेन। तो ये कैलकुलेशन आएगा आगे, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये वान डेर वाल स्ट्रेन अभी सिंपली याद रखिए कि जो बल्कि ग्रुप है उसके क्लोजनेस की वजह से उसमें जगह की कमी होती है और तब वहाँ स्ट्रेन उत्पन्न होता है और वो स्ट्रेन भी स्टेबिलिटी को घटाएगा। और वान डेर वाल स्ट्रेन बल्कि ग्रुप के बीच ही कंसिडर किया जाता है। हाइड्रोजन में ये काफ़ी छोटा है, वहाँ पर इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये वान डेर वाल स्ट्रेन। तीसरा इसमें होगा अब थर्ड स्ट्रेन है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल स्ट्रेन। थर्ड हम लोग लेंगे ये एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन में क्या होता है, एंगल स्ट्रेन या इसको हम लोग रिंग स्ट्रेन भी कहते हैं। एंगल स्ट्रेन और रिंग स्ट्रेन। ये एंगल स्ट्रेन क्या कहता है कि जैसे कोई भी आइडियल, मान लीजिए एंगल स्ट्रेन ये जो हम लोग लेते हैं कि एंगल में डेविएशन के वजह से जो स्ट्रेन उत्पन्न हो। मतलब अब जैसे एक कार्बन अगर मान लेते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड में कोई भी दो बॉन्ड के बीच का जो आइडियल एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये आइडियल एंगल इतना होना चाहिए। लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ पर ये जो कहीं दूसरे मॉलिक्यूल में मान लीजिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर जो हम लोग एंगल लिए और ये एंगल मान लीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा इस जगह 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ तो ये डेविएशन हो गया 109 डिग्री 28 मिनट और यहाँ 60, बहुत का अंतर हो गया। ये जो डेविएशन हुआ, इस डेविएशन से इसमें एक स्ट्रेन उत्पन्न हो जाएगा, ये स्ट्रेंड हो जाएगा, ये इसमें एक तनाव उत्पन्न होगा। इससे बढ़ भी जाए आइडियल एंगल से तो भी स्ट्रेन होगा, इससे घट भी जाए तो भी स्ट्रेन होगा। इसलिए इस स्ट्रेन को मापने के लिए हम लोग डेविएशन का एक फॉर्मूला लेते हैं। ये डेविएशन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है कि आइडियल एंगल, जो आइडियल एंगल कितना होना चाहिए माइनस ये एक्चुअल एंगल। एक्चुअल एंगल हम लोग लेंगे और बाय 2 और इसका मॉड कर देते हैं, ताकि मॉड कर देने से मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी में होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। ये डेविएशन और ये जो एंगल स्ट्रेन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
डेविएशन का। मतलब किसी भी तरह से, चाहे आइडियल एंगल से एक्चुअल एंगल ज़्यादा हो जाए या एक्चुअल एंगल कम हो जाए, तो उससे मॉलिक्यूल में एक स्ट्रेन डेवलप होता है, इसको एंगल स्ट्रेन कहते हैं। ये स्ट्रेन सिर्फ और सिर्फ क्लोज चेन कंपाउंड में होता है, इसीलिए इसको, यानी कि रिंग चेन कंपाउंड में हुआ इसलिए इसको रिंग स्ट्रेन भी कहते हैं। तो ये हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे जब कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोएल्केन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ इसके बारे में उसका डिटेल स्टडी, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो एंगल स्ट्रेन इज डेवलप्ड ओनली इन cyclic compound, closed chain compound, ring chain compound, so it is called ring strain also। अब जैसे मान लीजिए कोई कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह ये 120 डिग्री एंगल 120, लेकिन अब अगर यहाँ पर इसका एंगल ये जो हो जा रहा है, ये मान लीजिए ये हो जा रहा है 90, इस तरह से अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो जा रहा है, ऐसे हम लोग जो ले रहे हैं ये 90, तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 120 90, ये डेविएशन हो गया, तो ये मॉलिक्यूल स्ट्रेंड हो जाएगा, यहाँ स्ट्रेंड हो जाएगा इस तरह से। अब जैसे अगर हम इसको ओपन चेन में लेते हैं, ऐसे अगर लेंगे, तो यहाँ पर ये एंगल 120 होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसी को अगर हम लोग रिंग के रूप में लेते हैं और यहाँ डबल बॉन्ड C ऐसे H अगर ले, तो यहाँ पर ये एंगल जो है ये नॉट 120 डिग्री, ये तो ये जो होगा लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल स्ट्रेंड हो जाएगा। तो एक्चुअल एंगल जितना होना चाहिए उससे एंगल में कोई भी तरह का चेंज आएगा, दैट विल कॉज ए स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल। अगर हम लोग साइक्लोप्रोपेन ही लेते हैं, तो साइक्लोप्रोपेन में क्या होगा, यहाँ पर एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा हो गया, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एंगल होना चाहिए 60 डिग्री, जबकि ये कार्बन sp3 है तो ये एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, बट द एंगल इज 60 डिग्री, तो डेविएशन हो गया, तो ये मॉलिक्यूल में यहाँ स्ट्रेन हो जाएगा, ये स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल हो गया, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा डेविएशन होगा वो स्ट्रेन उतना ज़्यादा। अब अगर हम लोग साइक्लोब्यूटेन लेते हैं, तो साइक्लोब्यूटेन में ऐसे अगर हम लोग ले रहे हैं बॉन्ड यहाँ H, तो साइक्लोब्यूटेन में ये एंगल होना चाहिए यहाँ पर इस जगह, ये तो 90 डिग्री होगा, ये तो स्क्वायर जैसा हो गया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, जबकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो यहाँ पर तो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ भी डेविएशन है, यहाँ भी डेविएशन है, लेकिन ये यहाँ डेविएशन ज़्यादा होगा, यहाँ डेविएशन कम, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे मोड स्ट्रेंड, और ये क्या हो जाएगा, लेस स्ट्रेंड। यानी कि इस तरह से अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो इससे ये ज़्यादा स्टेबल हुआ। बट रिमेंबर, एंगल स्ट्रेन इज पॉसिबल only in case of closed chain compound, so it is called ring strain also। तो ये तीसरा टाइप हुआ स्ट्रेन का। अब इसके बाद हम लोग चौथा फैक्टर लेते हैं, जो फोर्थ फैक्टर है वो है डाइपोल इंट्रैक्शन।
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जैसे मान लीजिए कि ये जो इंटरेक्शन हमने लिखा है मतलब ये दोनों हो सकता है, ये एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, इसलिए यहाँ स्ट्रेन हम लोग नहीं लिखे। जब एट्रैक्टिव होगा तब तो स्ट्रेन नहीं होगा और रिपल्सिव होगा तब वो स्ट्रेन कहलाएगा। जैसे अगर हम लोग जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन में ही ऐसे लेते हैं, यहाँ पर कोई एक ग्रुप है और इधर भी ये ग्रुप है, ऐसे इधर यहाँ पर लिया गया है। तो ये जो ग्रुप है, अगर ये ग्रुप यहाँ पर मान लीजिए पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और यहाँ भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज, तब तो यहाँ पार्शियली प्लस यहाँ पार्शियली प्लस होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज जो दोनों आ गया और दोनों क्लोज है, तो इन दोनों के बीच यहाँ पर एक डाइपोल डाइपोल जो ये इंटरेक्शन होगा, ये कैसा होगा, रिपल्सिव हो जाएगा। ये रिपल्सिव यहाँ पर हो जाएगा तो इस जगह स्ट्रेन उत्पन्न हो जाएगा, तो ये यहाँ पर लेस स्टेबल हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसको हम लोग लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर अगर ये ग्रुप हम लोग लेंगे, यहाँ ऐसे हुआ और फिर इस तरह से, और यहाँ पर तो ये पार्शियली माइनस, यहाँ माइनस, ये पार्शियली प्लस ऐसे है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह तो रिपल्सिव होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये जैसे ग्रुप है, हम लोग तो जनरली इसी को ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ टॉर्सनल स्ट्रेन कम है। तो यहाँ पर कोई ग्रुप है और इस जगह अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे ये प्लस है और इस जगह माइनस है, तब तो यहाँ पर ये अट्रैक्टिव हो जाएगा, ये अट्रैक्टिव हो जाएगा और टॉर्सनल स्ट्रेन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसा हो जाएगा, ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। और यही चीज़ कभी कभी हो सकता है क्या, यहाँ पर हम लोग इस तरह से ऐसा ले सकते हैं कि मान लीजिए ये डाइपोल में यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर F हो गया, तो ये पार्शियली प्लस यहाँ होगा, ये माइनस हो गया, तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक्चुअली यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी चिलेशन जिसको कहते हैं, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें बन जाएगा, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। तो अगर ये सेम चार्ज हो तो वहाँ क्लोजनेस बढ़ेगा तो रिपल्सन कम होगा, और अगर अपोजिट चार्ज हो तो वहाँ पर क्या होगा, क्लोजनेस होने से रिपल्सन घटेगा, इस वहाँ अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो ये अलग अलग फैक्टर है ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को के स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए। तो ये एक जनरल आइडिया हुआ। अब इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के स्टेबिलिटी को डिसाइड करने में। तो हम लोग एक एक करके अब पढ़ेंगे, जैसे कन्फर्मेशंस ऑफ एल्केन्स, हम लोग को सिलेबस में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तक का है, फिर डेरिवेटिव्स ऑफ इथेन करके हम लोग अलग अलग कंपाउंड का कन्फर्मेशंस पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। जैसे है क्या, हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्केन में इथेन स्मॉलेस्ट एल्केन है जिसमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है। तो इथेन ये जो कार्बन ऐसे है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और इधर 3 हाइड्रोजन, तो इसके ये जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, इसके अबाउट तो रोटेशन अलाउड है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है। और ये रोटेशन यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक रुका हुआ रहता है और दूसरा रोटेट करता है,
दोनों रैपिडली रोटेट करता रहता है और ये सराउंडिंग का एनर्जी जितना ज़्यादा होगा ये उतना तेज़ी से और रोटेट करेगा। तो हम लोग ऐसे सहूलियत के लिए एक को स्टैटिक मानकर दूसरे को रोटेट करते हैं और अलग अलग अरेंजमेंट हम लोग डेवलप करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि when we consider rotation about CC sigma bond, we will have infinite spatial arrangements of ethane which are known as conformations of ethane। यानी कि ईथेन के कितने कन्फर्मेशंस है? इनफिनाइट कन्फर्मर्स होते हैं। ईथेन के इनफिनाइट कन्फर्मेशंस होते हैं और ये नंबर ऑफ आइसोमर्स में काउंट नहीं होगा, नहीं तो फिर ईथेन का नंबर ऑफ आइसोमर इनफिनाइट होता। अगर ऐसा होता तब तो फिर इजी था कि हर एल्केन का या उसके डेरिवेटिव का आइसोमर्स इनफिनाइट हो जाता, फिर निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर नेवर काउंटेड इन नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो ईथेन में एक कार्बन को रोककर दूसरे कार्बन को रोटेट करके अलग अलग हम लोग जो स्ट्रक्चर ड्रॉ, अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट बनता है, जैसे ये लिए और ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये एक आमना सामनी है, इसके सामने ये आएगा तो स्वाभाविक है इसके सामने ये आएगा, इसके सामने ये आएगा और ऐसे इसको रोटेट करते जाएंगे। 1 डिग्री से भी रोटेट करेंगे तो एक नया अरेंजमेंट बनेगा। तो इस तरह से रोटेट करते करते अलग अलग जो स्पेशल अरेंजमेंट मिलेगा इथेन का, उन सबको कन्फर्मर्स कहा जाता है। इथेन का कन्फर्मर्स। तो हम लोग अगर इसमें रोटेट करें तो हम लोग को क्या मिलेगा? या लिख सकते हैं कि when we consider rotation about CC bond, we will have infinite number of spatial arrangements, which are called conformations or conformational isomers of ethane। यानी इथेन का इनफिनाइट कन्फर्मेशंस होता है। तो इसमें अगर हम लोग लेते हैं, जैसे इथेन में एक कार्बन को हम लोग फ्रंट कार्बन मानेंगे, एक को रियर कार्बन, तो यहाँ इस तरह से होगा। ये फ्रंट कार्बन ऐसे डॉट से और फ्रंट कार्बन से ये 3 हाइड्रोजन रहेगा जुटा हुआ फ्रंट कार्बन से। ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये जो होगा इसके ठीक पीछे ये हाइड्रोजन, यहाँ पर दूसरा बॉन्ड इसके ठीक पीछे होगा। ऐसे ये जो फॉर्म होगा इसमें फ्रंट वाला कार्बन का तीनों बॉन्ड पीछे वाले कार्बन के तीनों बॉन्ड को बिल्कुल कवर कर लेता है। बिल्कुल जो कवर कर लेगा तो ऐसे, यानी इधर से जब देखेंगे जैसे बिल्कुल अगर कवर करे तो क्या होगा, जैसे ये अरेंजमेंट है बिल्कुल इसको कवर कर लेगा। ऐसे अगर देखें तो ये कार्बन दिखेगा, ये 3 हाइड्रोजन दिखेगा, लेकिन पीछे वाला ढक लेगा। तो ये जो कवर कर लेता है इसको इक्लिप्स कहते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे, सोलर इक्लिप्स, ल्यूनार इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ल्यूनार इक्लिप्स चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण। उसमें क्या होता है, इक्लिप्स में वही इसमें एक दूसरे को कवर कर लेता है। जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो
हम लोग सन को अर्थ से पूरी तरह देख नहीं पाएंगे, एक हिस्सा ढक लेगा तो वो सोलर इक्लिप्स हुआ। और अगर ये सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगा घूमते हुए, तो अर्थ से खड़ा होंगे मून के साइड में देखेंगे तो क्या होगा, सन के लाइट से अर्थ का शैडो बनेगा मून पे और मून का एक हिस्सा ढक जाएगा। या हो सकता है कि अर्थ का शैडो पूरी तरह से मून को कवर कर ले, तो कंप्लीट ल्यूनर इक्लिप्स हो गया। तो इक्लिप्स में एक दूसरे को कवर करना ही होता है। तो यहाँ भी कवर कर लिया, फ्रंट बॉन्ड पीछे वाले बॉन्ड को कवर कर लिया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्लिप्स फॉर्म कहेंगे। तो ये जो फॉर्म होगा इसको इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म होगा। और अब यहाँ पर इस कार्बन को ये फिक्स रख करके हम लोग पीछे वाले को रोटेट करेंगे। देखिए यहाँ डायहेड्रल एंगल कितना है, डायहेड्रल एंगल या DHA या DA लिख सकते हैं, ये तो 0 डिग्री हो गया। अब हम लोग इसको पीछे वाले को रोटेट करेंगे। तो ये जो रोटेट करेंगे तो यहाँ पर इसको मान लीजिए सर्टेन एंगल से रोटेट किए, मान लीजिए 60 डिग्री से हम लोग रोटेट कर दिए क्लॉकवाइज पीछे वाले को। तो फ्रंट वाले को तो सेम हम लोग रखें, तो यहाँ पर ऐसे H और H, और इधर हम लोग यहाँ पर रखते हैं, इधर H, यहाँ पर H और इधर H। तो ये जो यहाँ पर डायहेड्रल एंगल कितने का हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया। तो ये यहाँ पर डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री का हुआ। यहाँ पर इथेन में डायहेड्रल एंगल 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे आगे ये बढ़ेगा तो फिर इधर कम हो जाएगा, तो जो कम वाला होगा उसको कंसीडर कर लेंगे। तो ये इसको हम लोग स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कहते हैं, ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन या स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। तो ये इथेन का ये 2 इम्पॉर्टेंट कन्फर्मेशंस है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हमें 60 से ही रोटेट करना होगा, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे रोटेट करके इन दोनों के बीच और भी इनफिनाइट कन्फर्मर्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तब वो जो अलग अलग कन्फर्मर्स होगा उसको या तो स्क्यू फॉर्म कहते हैं या गॉस फॉर्म कहते हैं। मतलब इस तरह से उसके बीच में हम लोग इथेन का ये अगर लेते हैं तो यहाँ जैसे फ्रंट कार्बन का ये 3 हाइड्रोजन, ये तो रहेगा ही इस तरह से, और पीछे इधर हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन और इधर ये हाइड्रोजन। तो ये जो एंगल है, ये एंगल सब बराबर होगा। अब ये जो थीटा का वैल्यू है, दिस थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 60 डिग्री, और ये जब होगा तो इसको हम लोग कहते हैं ये स्क्यू फॉर्म, या इसको हम लोग कहते हैं गॉस फॉर्म। लिखते हैं GAUCHE, गॉस, इसको पढ़ते हैं हम लोग गॉस, इसका प्रोनाउंसिएशन GAUSS, ये प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इथेन में हम लोग कार्बन कार्बन के बीच जो रोटेशन कंसिडर करते हैं, तो उस रोटेशन से इनफिनाइट कन्फर्मर्स मिलेंगे। उसमें ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, डायहेड्रल एंगल कम है तो या तो टॉर्सिनल स्ट्रेन ज़्यादा है, और हाइड्रोजन अगर इक्लिप्स होगा उससे जो एनर्जी होता है स्ट्रेन, यहाँ जो एनर्जी लगभग 4 किलो जूल का यहाँ पर स्ट्रेन होता है। यहाँ भी 4, 3 HH इक्लिप्सिंग है, और यहाँ तो इक्लिप्सिंग है नहीं, तो यहाँ तो ना तो वांडरवाल रोटेशन है, ना टॉर्सिनल स्ट्रेन है, ना वांडरवाल स्ट्रेन है, ना टॉर्सिनल स्ट्रेन है। यहाँ पर टॉर्सिनल स्ट्रेन भी है, और हाइड्रोजन के बीच वांडरवाल स्ट्रेन को हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बीच इक्लिप्सिंग से हाइड्रोजन में एक HH इक्लिप्सिंग से लगभग 4 किलो जूल एनर्जी
बढ़ता है। तो यहाँ 3 है, यानी इससे इसका एनर्जी लगभग कितना ज़्यादा होगा, 12 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच एनर्जी का डिफरेंस। तो यहाँ पर अब इन दोनों में अगर पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ अगर हम लोग लेंगे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ये टॉर्सिनल स्ट्रेन मैक्सिमम, यहाँ पर टॉर्सिनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम है, और यहाँ पर टॉर्सिनल स्ट्रेन क्या है, ये तो मिनिमम, इससे कम हो ही नहीं सकता। वान डेर वाल स्ट्रेन दोनों जगह नेग्लेक्ट ही करते हैं, तो टॉर्सिनल स्ट्रेन थोड़ा बहुत वान डेर वाल स्ट्रेन तो यहाँ भी होगा, तो टॉर्सिनल स्ट्रेन मैक्सिमम होने से इसका स्टेबिलिटी कम, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, और जो स्क्यू फॉर्म होगा उसका स्टेबिलिटी इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि वहाँ पर ये हम लोगों ने पढ़ा था डायहेड्रल एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो यहाँ 0 इसलिए स्टेबिलिटी सबसे कम, इससे एंगल वहाँ ज़्यादा, थोड़ा बढ़ा, यहाँ डायहेड्रल एंगल सबसे ज़्यादा, इसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ अब अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर लें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे इक्लिप्स्ड फॉर्म, तो इक्लिप्स्ड फॉर्म का जो स्टेबिलिटी होगा वो सबसे कम होगा। स्क्यू फॉर्म या गॉस फॉर्म ऑफ ईथेन उसका स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा, और स्टैगर्ड जो कन्फर्मेशन होता है स्टैगर्ड फॉर्म का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा इस तरह से। तो आपसे अगर पूछा जाए इक्लिप्स से स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा, तो इक्लिप्स में इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इक्लिप्स फॉर्म से स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होने का, तो हम लोग मेनली टॉर्सिनल स्ट्रेन और थोड़ा बहुत वान डेर वाल स्ट्रेन भी फैक्टर है, बट मेनली द डिसाइडिंग फैक्टर इज torsional strain. Torsional strain is maximum in eclipse form, staggered form में बॉन्ड पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो वहाँ टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। अब इसको हम लोग एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से यहाँ पर रखते हैं, इधर एनर्जी को और इधर हम लोग रखते हैं एंगल ऑफ रोटेशन को, ये 0, फिर ऐसे 60, फिर 120, फिर हो जाएगा 180, फिर यहाँ 240, फिर यहाँ हो जाएगा 300, फिर ये हो जाएगा 360। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस जगह, हम लोग मान लीजिए इक्लिप्स से, इक्लिप्स फॉर्म में जो हम लोग लिए यहाँ पर इस तरह से ये H यहाँ लिया गया, और यहाँ पर इसका एनर्जी तो सबसे ज़्यादा, तो इस जगह हम लोग यहाँ पर एनर्जी का एक दो इस जगह हम लोग लेते हैं, 2 लेवल में इस तरह से एक अगर लिया जाए एक, और यहाँ पर इस तरह से ऐसे अगर हम लोग लेते हैं, तो यहाँ होगा क्या, ये 60 इस तरह से 120 और फिर 180, 240
300, 360। तो जब एंगल 0 है तो ये इसका एनर्जी तो मैक्सिमम होगा, ये पॉइंट हुआ। फिर अब इसको अगर हम लोग 60 डिग्री से घुमाते हैं तो ये जो बनेगा स्टैगर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर H H ये बीच में ऐसे आ जाएगा। तो इस जगह स्टेबिलिटी मैक्सिमम तो एनर्जी मिनिमम यहाँ पर इस जगह ले रहे हैं, तो ये पहला। फिर अगर 60 से रोटेट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर वापस इक्लिप्स तो एनर्जी फिर यहाँ हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर 60 से तो यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये एनर्जी यहाँ घटेगा बढ़ेगा। तो इन सब को अगर मिलाते हैं तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ आया। इस तरह से ऊपर यहाँ पर जैसे A, B, C, D, यहाँ E, फिर F और यहाँ पर G। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस जगह जो होगा A बराबर C बराबर E बराबर G, ये जो होगा इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म हो जाएगा, इक्लिप्स फॉर्म। और इसमें B इज इक्वल टू D इज इक्वल टू E, ये F, ये जो होगा ये स्टैगर्ड है ना, स्टैगर्ड फॉर्म हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, ये स्टैगर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से, और इन दोनों के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस अभी हमने बताया था कितना होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग से लगभग स्ट्रेन कितने का होता है, वहाँ स्ट्रेन एनर्जी जो आ जाएगा वो 4 किलो जूल। तो ऐसा 3 जगह है, तो 4 × 3, यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 12 किलो जूल पर मोल आएगा। ये जो वैल्यू लगभग होता है 4.16 के करीब में, इसलिए ये 12 किलो जूल, 12 से थोड़ा सा ज़्यादा, हम लोग कह सकते हैं 12 से 13 के बीच का ये वैल्यू होगा। और ये कैलोरी में अगर लेंगे लगभग 3 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंस होगा। ये भी रोटेशन बैरियर ही हुआ, यानी इथेन में एक कार्बन के रेस्पेक्ट में दूसरे कार्बन को रोटेट करने में जो एनर्जी चाहिए वो लगभग इतना 12 किलो जूल पर मोल या 3 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए। ये इथेन का कन्फर्मेशंस हुआ। अब अगर हम लोग प्रोपेन का कन्फर्मेशंस लें तो प्रोपेन में क्या होगा, कन्फर्मेशंस ऑफ प्रोपेन, तो प्रोपेन का कंफर्मेशन अगर लेंगे तो प्रोपेन में CH3, CH2, CH3, तो यहाँ तो इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड के खिलाफ ही ले सकते हैं। तो एक बॉन्ड अगर हम लोग इसी बॉन्ड के अगेंस्ट पे लें, ये फ्रंट कार्बन हो गया और ये रियर कार्बन, ये फ्रंट ये रियर, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर इसका जो कन्फर्मेशन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इस जगह यहाँ पे एक में तो अब फ्रंट कार्बन में क्या रहेगा, एक में तो मिथाइल हो जाएगा और बाकी 2 हाइड्रोजन, और इसके पीछे जो होगा ये तो सिर्फ हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर ये यानी कि कन्फर्मेशन इथेन जैसा ही होगा। The only difference is that one hydrogen is replaced by methyl group, और मिथाइल हाइड्रोजन का इप्लिक्सिंग में स्ट्रेन एनर्जी लगभग 6 किलो जूल पर मोल बढ़ता है, ये 6 किलो जूल, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन में 4 किलो जूल। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब इसमें अगर हम लोग इसको 60 डिग्री से रोटेट करें ये रियर कार्बन को, तो कैसा अरेंजमेंट आएगा,
ये इस तरह से हम लोग लेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पर मिथाइल, और इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ये अगर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन इस तरह से अगर लिया जाएगा तो ये स्टैगर्ड फॉर्म हुआ, ये इक्लिप्स फॉर्म हुआ। यहाँ पर ये जो हम लोग लेंगे ये ये इक्लिप्स फॉर्म, ये इक्लिप्स फॉर्म, और ये जो होगा यहाँ पर ये स्टैगर्ड फॉर्म। और इसके अलावा जितना भी फॉर्म होगा वो कहलाएगा स्क्यू फॉर्म या गॉस फॉर्म। स्टेबिलिटी ऑर्डर इथेन जैसा ही होगा, लेकिन इसका अगर यहाँ ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कैसा ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ इसमें थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ मिथाइल हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इस जगह तो 4, लेकिन मिथाइल हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग में यहाँ पर स्ट्रेन होता है 6 किलो कैलोरी पर मोल इसका, और इसका कितना होता है यहाँ 4, इसका 4, तो इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6, 4 और 4, यानी कि 14, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 14। तो देखिए ये 12 है, वो 14 हो जाएगा, यानी इससे थोड़ा सा ग्राफ ऊपर हो जाएगा। यानी प्रोपेन का सिर्फ कंफर्मेशन जो है इथेन जैसा ही होता है, सिर्फ डिफरेंस है कि एक हाइड्रोजन हटाकर वहाँ मिथाइल दे देते हैं। इस वजह से एनर्जी डायग्राम जो होता है उसमें ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है ड्यू टू मिथाइल हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग।